1 मई 1945 की तारीख। मतलब एक ऐसा दृश्य जिसकी बस कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। मॉस्को के क्रेमलिन के अंदर सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन के हाथों में एक सिगार का डिब्बा थमाया जाता है। हाँ, लेकिन उस डिब्बे में कोई सिगार तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, उस डिब्बे के अंदर कोई सिगार नहीं था। उसमें एक जली हुई जबड़े की हड्डी का टुकड़ा था जिसमें सोने का एक खास डेंटल ब्रिज लगा हुआ था। और स्टालिन को उसी पल ये पूरी तरह से पता चल गया था कि एडोल्फ हिटलर मर चुका है। और सही मायने में देखा जाए तो यही इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। मतलब स्टालिन के पास वो ठोस सबूत था, फिर भी अगले 1 दशक तक सोवियत संघ पूरी दुनिया में ये झूठ फैलाता रहा कि हिटलर जिंदा है और भाग गया है। ये सिर्फ एक युद्ध के खत्म होने की बात नहीं थी, ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल की शुरुआत थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास के इसी सबसे बड़े और उलझे हुए रहस्य की तह तक जाएंगे। हमारा विषय अप्रैल 1945 के वे अंतिम और अराजक दिन हैं जब बर्लिन जल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंत पर था। हमने ऐतिहासिक विकिपीडिया लेखों, सैन्य दस्तावेजों और ब्रिटिश इतिहासकार ह्यूग ट्रेवर रोपर की जांच रिपोर्ट को खंगाला है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि उस बंकर के अंदर वास्तव में क्या हुआ था और कैसे एक मृत तानाशाह के शरीर का गायब होना दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दुष्प्रचार का हथियार बन गया। श्रोताओं के लिए ये अफवाहों और तथ्यों के बीच के अंतर को समझने का एक बहुत अच्छा अवसर है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ तथ्यों की खोज नहीं है, ये इस बात का भी अध्ययन है कि कैसे अफवाहें, राजनीतिक स्वार्थ और राज्य प्रायोजित झूठ इतिहास को दशकों तक बंधक बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत बर्लिन की जमीनी हकीकत से करते हैं। 21 अप्रैल 1945 को सोवियत तोपखाने ने बर्लिन के मध्य भाग, जिसे मिटे कहा जाता था, उस पर सीधे गोलाबारी शुरू कर दी थी। हाँ, गोलाबारी बहुत भयंकर थी और शहर का रक्षा तंत्र पूरी तरह चरमरा चुका था। उसी समय जर्मन हाईकमांड ने ऑपरेशन क्लॉज़विट्ज़ लागू कर दिया। देखिए, इस नाम में ही एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ 19वीं सदी का एक बहुत ही महान सैन्य रणनीतिकार थे जिनकी किताबें दुनिया भर की सेनाएं पढ़ती हैं। लेकिन 1945 में उनके नाम पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन में कोई रणनीति थी ही नहीं। इसका बस एक ही अंधा आदेश था कि बर्लिन की रक्षा आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक की जाएगी। जमीनी स्तर पर अगर देखें तो ये पूरी तरह से एक आत्मघाती कदम था। और ये आदेश कौन दे रहा था और कौन इसका पालन कर रहा था, इसके बीच का अंतर तो बहुत ही भयानक था। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि नाजी पार्टी के बड़े अधिकारी, जिन्हें लोग नफरत से गोल्डन फीजेंट्स कहते थे, बिल्कुल, वो अपने परिवारों और कीमती सामान के साथ शहर छोड़कर भाग रहे थे। हाँ, वो लोग बस अपनी जान बचा रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने खुद को सुरक्षित निकालने के लिए लगभग 2000 से अधिक विशेष वीआईपी पास जारी करवा लिए थे। और दूसरी तरफ सड़कों पर क्या हो रहा था? सड़कों पर रक्षा करने के लिए जिन लोगों को छोड़ दिया गया था वो असल में सेना के जवान थे ही नहीं। बाप रे! वे हिटलर यूथ के छोटे छोटे बच्चे और वोक्सटम के बूढ़े नागरिक थे जिन्हें मतलब ठीक से बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था। उन्हें वोक्स ग्रेनेड 45 नाम के हथियार थमा दिए गए थे। हाँ, जो कि बहुत ही सस्ते हथियार थे। बिल्कुल, ये कोई उन्नत ग्रेनेड नहीं था, बल्कि कंक्रीट का एक सस्ता टुकड़ा था जिसमें बस बारूद भरा होता था। कई बार तो ये फेंकने वाले के हाथ में फट जाता था। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई विशाल जहाज डूब रहा हो और कैप्टन लाइफ बोट्स में सिर्फ वीआईपी लोगों को बिठाकर भगा रहा हो, जबकि आम यात्रियों और बच्चों के हाथों में बाल्टियां थमाकर कह रहा हो कि वे पानी बाहर निकालें और जहाज को बचाएं। ये स्थिति तो पूरी तरह से पागलपन थी। और ये पागलपन सिर्फ बर्लिन की सड़कों तक सीमित नहीं था ना। जब शहर पूरी तरह खंडहर में बदल रहा था, तब बर्लिन के ठीक उत्तर में स्थित सैक्सनहाउज़न एकाग्रता शिविर में एक अलग ही तरह की क्रूरता चल रही थी। अच्छा, वहां क्या हो रहा था? सोवियत सेना के पहुंचने से ठीक पहले एसएस गार्ड्स ने लगभग 30,000 कैदियों को पश्चिम की ओर एक डेथ मार्च पर धकेल दिया था। कड़ाके की ठंड थी, कोई खाना पीना नहीं था और जो भी इंसान कमजोरी से गिर जाता उसे वहीं गोली मार दी जाती थी। सच में ये सुनकर ही रूह कांप जाती है। जमीन के ऊपर चल रहे इस महाविनाश और अराजकता ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि जर्मन नेतृत्व ने वास्तविकता का सामना करने के बजाय जमीन के नीचे छिपना बेहतर समझा
और यहीं से हमारी कहानी का केंद्र बदल जाता है। बिल्कुल। हम बर्लिन की जलती हुई सड़कों से हटकर 8.5 मीटर जमीन के नीचे नई चांसरी के बगीचे के नीचे बने फ्यूहरर बंकर में चलते और हैं। ये फ्यूहरर बंकर कोई साधारण तहखाना नहीं था, ये कंक्रीट का ताबूत था। इसकी छत पर 3 मीटर मोटी कंक्रीट की परत थी। इसे बनाने में लगभग 1.35 मिलियन रीट्समार्क का भारी भरकम खर्च आया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। इसका मकसद तो लोगों को बमबारी से बचाना था, लेकिन अंदर का माहौल किसी भी मायने में सुरक्षित या आरामदायक महसूस नहीं होता था। हाँ, स्रोतों के अनुसार चूंकि ये बंकर भूजल स्तर से नीचे बना था, इसलिए वहां हमेशा भयानक सीलन रहती थी। पानी को बंकर में भरने से रोकने के लिए भारी भरकम औद्योगिक पंप लगातार चलते रहते थे। सोचिए जरा उस आवाज की। वही तो, लगातार गूंजता हुआ मोटर का शोर, ताजी हवा की कमी और कंक्रीट की ठंडी दीवारें। और इसी दमघोटू माहौल के बीच हिटलर अपने ही दिमागी फितूर में जी रहा था। 21 और 22 अप्रैल को वो फेलिक्स स्टीनर नाम के एक एसएस जनरल की सेना से जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा था, जबकि उस सेना तो थी ही नहीं। बिल्कुल। वो नक्शे पर ऐसी सेनाओं को निर्देश दे रहा था जो या तो खत्म हो चुकी थी या जिनका कोई वजूद ही नहीं था। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये बंकर एक सुरक्षित जगह थी या एक सबमरीन की तरह थी जिसका बाहर की दुनिया से संपर्क टूट चुका था और जहां लोग सिर्फ अपने ही भ्रम में जी रहे थे? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे ये भौतिक अलगाव एक मानसिक पतन में बदल गया। ये निश्चित रूप से समुद्र की गहराई में फंसी एक ऐसी सबमरीन थी जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। जब आप जमीन के इतने नीचे होते हैं जहां दिनों रात का फर्क ही मिट जाता है और आपको बाहर की दुनिया की तबाही सिर्फ तोपों की गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देती है, तो एक समय के बाद इंसान वास्तविकता से पूरी तरह कट जाता है। हाँ, वो अपने ही दिमाग में एक अलग दुनिया बना लेता है। सही कहा। लेकिन 22 अप्रैल को वो भ्रम भी टूट गया। स्टीनर का कोई हमला नहीं हुआ। पहली बार हिटलर ने अपने जनरलों के सामने चीखते हुए माना कि युद्ध हार लिया गया है। और इसी हार की हताशा में जब सोवियत सेना बंकर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी, 29 अप्रैल को आधी रात की ठीक बाद हिटलर ने एवा ब्राउन से एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। बिल्कुल। और उसी रात उसने अपना राजनीतिक और व्यक्तिगत वसीयतनामा भी लिखवाया। ये स्पष्ट हो चुका था कि अब कोई बचाव दल नहीं आने वाला है। और जब ये समझ आ गया कि भागने का अब कोई भी रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपना अंतिम फैसला लिया। 30 अप्रैल 1945 दोपहर के लगभग 3:30 बजे का समय था। हिटलर और ईवा ब्राउन बंकर के अपने निजी कमरे में गए। और मैंने पढ़ा है कि कमरे के बाहर हिटलर का अर्दली हेंज लेंगे और उसका एडजुटेंट ओटो गुनशे पहरा दे रहे थे। हाँ, और कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला गया तो दोनों सोफे पर मृत पड़े थे। स्रोतों में उस दृश्य का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। ईवा ब्राउन के शरीर से जले हुए बादाम की गंध आ रही थी, जो साइनाइड जहर की एक स्पष्ट पहचान होती है। उनके शरीर पर किसी गोले का कोई निशान नहीं था। और दूसरी तरफ हिटलर ने खुद को दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी थी। कमरे में बारूद की तेज गंध फैली हुई थी। उसके पैरों के पास 7.65 मिलीमीटर की वॉल्थर पिस्टल पड़ी थी और सोफे के हत्थे से खून टपक रहा था। और इसके बाद क्या हुआ वो और भी अजीब है। हाँ, क्योंकि हिटलर ने अपनी मृत्यु से पहले बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए थे कि उसके और ईवा के शवों को तुरंत जला दिया जाए। लेंगे, गुनशेर और कुछ अन्य लोगों ने शवों को कंबलों में लपेटा और सीढ़ियों से ऊपर खींचते हुए चांसलरी के बगीचे में ले गए। जब बगीचे पर सोवियत तोपखाने की भयंकर गोलाबारी हो रही थी। बिल्कुल। उसी गोलाबारी के बीच उन्होंने शवों पर कई गैलन पेट्रोल डाला और आग लगा दी। गोबेल्स परिवार का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां जोसेफ और मैग्डा गोबेल्स ने अपने 6 छोटे बच्चों को साइनाइड देने के बाद खुद की जान ले ली और उनके शवों को भी आधा अधूरा जला दिया गया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब कल्पना कीजिए उस दृश्य की। आसमान से बॉम्ब बरस रहे हैं, बंकर की जमीन छर्रों से छलनी हो रही है, आग की लपटें उठ रही हैं और बंकर के दरवाजे के ठीक अंदर खड़े होकर मार्टिन बोरमन और कुछ अन्य नाजी अधिकारी उन जलते हुए शवों की ओर हाथ उठाकर आखिरी बार नाजी सलामी दे रहे हैं। एकदम फिल्मी और खौफनाक दृश्य लगता है ये। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, शवों को इस तरह आनन फानन में और खुले में क्यों जलाया गया? इसके पीछे मुसोलिनी का खौफ था। मुसोलिनी? हाँ, हिटलर को 29 अप्रैल को ही यह खबर मिल गई थी कि इटली के तानाशाह बेनेटो मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को इटली के विद्रोहियों ने मार दिया है। उनके शवों को मिलान के एक चौराहे पर उल्टा लटका दिया गया था।
और आम जनता उन पर थूक रही थी, पत्थर मार रही थी। बाप रे। हिटलर किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि उस मृत्यु के बाद उसका शरीर भी एक तमाशा बने या उसे मॉस्को ले जाकर किसी संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए रखा जाए। लेकिन देखिए, शवों को जलाने के इस फैसले ने अनजाने में ही एक बहुत बड़े राजनीतिक खेल को जन्म दे दिया, क्योंकि शव लगभग पूरी तरह से जल चुके थे और भौतिक सबूत न के बराबर बचे थे। इसने जोसेफ स्टालिन को कहानी में हेर फेर करने का एक खाली कैनवास दे दिया। एकदम सही बात है, और ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। स्टालिन को 1 मई की सुबह ही हिटलर की मौत की खबर और उसके दांतों के अवशेष मिल चुके थे, लेकिन उसने दुनिया से ये बात छिपा ली। हाँ, यहाँ तक कि अपने सहयोगी देशों अमेरिका और ब्रिटेन को भी अंधेरे में रखा। बिल्कुल, सोवियत संघ ने जानबूझकर परस्पर विरोधी कहानियां फैलाना शुरू कर दिया। हाँ, स्रोतों के अनुसार सोवियत मशीनरी ने लोगों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। कभी वे आधिकारिक तौर पर कहते कि हिटलर स्पेन भाग गया है, कभी कहते कि वो पनडुब्बी से अर्जेंटीना पहुंच गया है। और जब वे ये मानते भी थे कि वो मर गया है, तो कहते थे कि उसने गोली नहीं मारी बल्कि डरपोक की तरह सिर्फ साइनाइड खा लिया। अच्छा, वो गोली वाली बात को क्यों छुपा रहे थे? देखिए, साइनाइड वाली कहानी के पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। स्टालिन नहीं चाहता था कि हिटलर की मौत को एक सैनिक की वीर गति या युद्धभूमि की मौत का कोई महिमा मंडन मिले। सिर में गोली मारना सैन्य सम्मान से जोड़कर देखा जाता था। इसलिए सोवियत दुष्प्रचार ने जानबूझकर यह नैरेटिव गढ़ा कि हिटलर ने कायरों की तरह जहर खाकर जान दी। ये तो बहुत ही शातिर चाल थी। इस राज्य प्रायोजित झूठ के जाल को तोड़ने के लिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अधिकारी डिक वाइट ने ह्यूग ट्रेवर रोपर नाम के एक युवा इतिहासकार को नियुक्त किया। और ट्रेवर रोपर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने युद्ध के दौरान जर्मन खुफिया एजेंसी एबवेहर के सबसे मुश्किल कोड तोड़े थे। और ट्रेवर रोपर का काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प था। चूंकि वो एक कोड ब्रेकर थे, वो जानते थे कि इंसान झूठ कैसे बोलते हैं और कहानियों में कमियां कैसे ढूंढी जाती हैं। उन्होंने बंकर से भागे हुए लोगों, अधिकारियों और गवाहों को खोज निकाला। उन्होंने हर गवाह से अलग अलग पूछताछ की, उनके बयानों को क्रॉस रेफरेंस किया और ये पता लगाया कि कौन सी घटना किस मिनट पर हुई थी। इसी जांच के आधार पर उन्होंने 1947 में अपनी प्रसिद्ध किताब द लास्ट डेज ऑफ हिटलर लिखी। लेकिन क्या ये काफी था? मतलब ट्रेवर रॉपर का काम शानदार था, लेकिन एक व्यक्ति का शोध क्या इतने बड़े सोवियत प्रोपेगेंडा मशीन का मुकाबला कर सकता था? सोवियत संघ के पास पूरी दुनिया में अखबार, रेडियो और कूटनीतिक ताकत थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ट्रेवर रोपर ने ऐतिहासिक समय रेखा को तो सही कर दिया था, लेकिन वे सोवियत संघ के उस भूत को पूरी तरह नहीं मार पाए। स्टालिन ने राजनीतिक कारणों से उस भूत को जिंदा रखा था, ताकि लोग डरे रहें। हाँ, एक तानाशाह को अपनी सत्ता मजबूत रखने के लिए और जनता को डराकर एकजुट रखने के लिए हमेशा एक दुश्मन की जरूरत होती है। ये डर कि फाशिज्म अभी भी जिंदा है और हिटलर पश्चिमी देशों की शरण में है, स्टालिन के लिए बहुत काम का था। इसी वजह से दशकों तक साजिश की कहानियां चलती रहीं। लोग सच में मानते रहे कि हिटलर दक्षिण अमेरिका के किसी जंगल में छिपा बैठा है। बिल्कुल। और इन अफवाहों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सिर्फ गवाहों के बयान काफी नहीं थे। मानव स्मृति पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन विज्ञान पर नहीं। और विज्ञान ने बहुत बाद में अपना काम किया। हालांकि विज्ञान की गवाही बहुत पहले भी मिल सकती थी, अगर उसे दबाया न गया होता। वो कैसे? 1945 में ही एक जर्मन दंत चिकित्सक की सहायक कैथी ह्यूसरमैन ने सोवियत अधिकारियों को उन दांतों के अवशेषों की पहचान करके बता दिया था। उसने हिटलर के उस खास सोने के ब्रिज को पहचान लिया था, लेकिन इनाम देने के बजाय सोवियत संघ ने कैथी ह्यूसरमैन को ही जेल में डाल दिया। ये सच में खौफनाक है। मतलब जिसने सच बताया उसे ही सजा मिली ताकि झूठ जिंदा रह सके। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सच को हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता। बात 2017-18 की है। फ्रांसीसी पैथोलॉजिस्ट फिलिप चार्लियर को लंबी कूटनीतिक जद्दोजहद के बाद रूसी अभिलेखागार तक पहुंच मिली। और फिलिप चार्लियर ने जो किया वो फोरेंसिक विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने उन दांतों पर जमे टाटर या मैल का अध्ययन किया। हम जानते हैं कि टाटर समय के साथ कठोर हो जाता है और ये अपने अंदर माइक्रोस्कोपिक कणों को फंसा लेता है। हाँ, जो कि एक तरह का टाइम कैप्सूल बन जाता है। एकदम सही। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए जब उस टाटर का परीक्षण किया गया तो उसमें केवल पौधे के रेशे मिले, उसमें मांस का कोई अंश नहीं था।
और ये बात ऐतिहासिक दस्तावेजों से पूरी तरह मेल खाती है कि हिटलर शाकाहारी था। ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण था कि वेदांत उसी के थे। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बड़ा मिथक सोवियत संघ की एक खोपड़ी से जुड़ा था। उनके पास एक खोपड़ी का हिस्सा था जिसमें गोली का निशान था, जिसे वे दशकों से हिटलर का बताते आ रहे थे। लेकिन 2009 में अमेरिकी पुरातत्वविद निक बेलेंटोनी ने उस खोपड़ी के टुकड़े का डीएनए टेस्ट किया और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो खोपड़ी एक महिला की निकली, जिसकी उम्र 40 साल से कम थी। हिटलर की तो बिल्कुल नहीं थी। बाप रे, इतना बड़ा झूठ इतने सालों तक चलता रहा। और इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा का आखिरी पड़ाव बहुत हाल ही में 2025 में आया। हाँ, ट्यूरिंग की रिसर्च। बिल्कुल। ट्यूरिंग किंग नाम की वैज्ञानिक ने बंकर के सोफे पर गिरे खून का डीएनए विश्लेषण किया। उन्होंने हिटलर के एक जीवित रिश्तेदार के डीएनए से उसका मिलान किया और 100% पुष्टि कर दी कि वो खून एडोल्फ हिटलर का ही था। तो आप देख सकते हैं कि जो बात 1945 में बंकर के अंदर हुई थी, उसे पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से साबित होने में 80 साल लग गए। लेकिन इन सब वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जीतों के बीच एक बहुत बड़ी विडंबना भी है जिस पर बात करना जरूरी है। जिस ह्यूग ट्रेवर रोपर ने 1945 में अपनी मेधा और सूझबूझ से सोवियत संघ के सबसे बड़े झूठ को बेनकाब किया था, वही ट्रेवर रोपर 1983 में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। हाँ, वो हिटलर डायरी वाला मामला। बिल्कुल। उन्होंने तथाकथित हिटलर डायरी को देखा और उसे असली मान लिया, जो बाद में एक बहुत ही साधारण सी जालसाजी निकली। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है इंसान के दिमाग की काम करने की शैली पर। ट्रेवर रोपर एक जीनियस थे, लेकिन वे भी इंसान थे। यह दिखाता है कि जब हम किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हैं, शायद एक और बड़ी ऐतिहासिक खोज करने की चाहत में, तो हमारा दिमाग तार्किक कमजोरियों या ब्लाइंड स्पॉट्स का शिकार हो सकता है। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, यह मानव स्वभाव की कमजोरियों का भी आईना है। बिल्कुल। और अब जब हम इस चर्चा को समेट रहे हैं, तो इससे निकलने वाली मुख्य सीख क्या है? हमने देखा कि कैसे बंकर का वो भौतिक सच, ट्रेवर रोपर की ऐतिहासिक जांच और दशकों बाद हुए वैज्ञानिक परीक्षणों ने मिलकर परत दर परत उस झूठ को काटा। लेकिन इस पूरी कहानी से श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट होता है कि जानकारी को छिपाने और राजनीतिक स्वार्थ के कारण कैसे ऐसे मिथक पैदा होते हैं जो पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। एकदम सही। सत्य को स्थापित करना कभी भी आसान नहीं होता। एकदम सही। और ये भी कि दुष्प्रचार कोई नई चीज नहीं है। इसे राज्य के एक हथियार के रूप में कितने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमने स्टालिन के उदाहरण में साफ देखा है। आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने पर मजबूर करने वाली एक बात है। 1945 में जब न तो इंटरनेट था, न स्मार्टफोन थे और न ही सोशल मीडिया, हाँ, सूचना का कोई तेज माध्यम नहीं था, तब भी एक राजनीतिक झूठ को पूरी दुनिया में फैलने और दशकों तक टिके रहने में कामयाबी मिल गई। ये सोचने वाली बात है कि आज के इस डिजिटल युग में, जहां डीप फेक वीडियो सेकंडों में बन जाते हैं और सूचनाएं पलक झपकते ही पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, क्या हम भविष्य में किसी ऐतिहासिक सच्चाई को सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर भविष्य का इतिहास सिर्फ वही बन जाएगा जिसे सबसे ज्यादा बार शेयर किया गया हो? ये तो सच में एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आने वाले समय में इतिहासकार और हम सभी मिलकर करेंगे। इसी विचार के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और इतिहास के पन्नों के पीछे छिपे सच को खोजना जारी रखिए।